सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर कर दें। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने पवन सीरीज के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि अभी पवन सीरीज से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमने पहला जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो हमने पूरा आप सभी को जितना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है शॉर्टली में प्रोवाइड किया था। लेकिन अभी आपके पवन सीरीज में जो कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर दे, ताकि आप सभी के फिर डाउट न रहे कि आपने 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ दिया। क्योंकि जो हमने बताया आप देखिएगा वही है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी जुड़ सके। तो देखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखिए, जो प्रिंसिपल्स है ना, एक तो आपका होता है प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल्स। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत इसका अर्थ होता है, और एक जो प्रिंसिपल होता है वो प्रधान है। तो इसमें जो स्पेलिंग्स का होता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, प्रिंसिपल यानी क्या होता है, लास्ट में ई होता है और वो जो आपका होता है एल होता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, इसलिए इसको सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग्स जो है याद कर लीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी यहाँ पे कह रहा है कि संरचनात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करना, यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब होता है संरचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, ऑफ मतलब का, की, के, इस तरीके से हो जाता है, और द प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप सभी के जो कमेंट्स होते हैं कि क्या हम इतना पूरा लिखेंगे, नहीं जी नहीं फ्रेंड्स, आपको इतना पूरा लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसे इसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को बताते हैं कि इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि देयर आर फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या है, निम्न है। ठीक है, जिसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट, यानी इसका जो हिंदी हो जाएगा कि भाषा की आदत की गठन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट्स, यानी जो आपका, अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये आपकी एक आदत बन जानी चाहिए। अब आइए इसके बारे में क्या कह रहा है। स्ट्रक्चरल अप्रोच टेक्स केयर of the fact learning of language is a habit formation process। बहुत ही अच्छा, और बस इतना ही इसमें लाइन है, बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसका जो मतलब हो जाएगा, कह रहा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी जो संरचनात्मक दृष्टिकोण इस बात पर, फैक्ट यानी इस बात पर ध्यान देता है कि भाषा सीखना क्या है, एक हैबिट की प्रक्रिया है। कह रहे हैं ना, अ लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी अगर आप कोई भाषा सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो तो वो आपके आदत में एक हैबिट की तरह बन जाना चाहिए। जब तक आप उसको अपनी आदत नहीं बनाओगे, तब तक किसी भी, आप कह सकते हो, किसी भी टॉपिक को या किसी भी लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चरल अप्रोच का जो सिद्धांत कहता है, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट्स, यानी आपका जो एक लैंग्वेज है, एक सीखने की प्रक्रिया में एक आदत बन जानी चाहिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है इस बात पर ज़्यादा ध्यान देता है, आप कह सकते हो इसको फैक्ट मानता है कि अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये जो है कि आपकी आदत की, यानी जो भी फॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसमें एक आदत बन जानी चाहिए। तो ये पहला लाइन क्लियर हो गया होगा बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए, सेकंड जो है, हमने कल आप सभी को बताया भी था, मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी किसी भी स्ट्रक्चर को किस तरीके से क्या होना चाहिए, तो मीनिंगफुल, यूजफुल, सिंपल, ठीक, वो भी उनके सिद्धांत ही है, बट इसमें दिया है। तो चलिए जानते हैं, मीनिंगफुल सिचुएशन मतलब होता है सार्थक स्थिति। इन दिस अप्रोच, यानी आप कह सकते हो इस दृष्टिकोण में,
इन दिस अप्रोच, अप्रोच मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण, इन दिस मतलब होता है इस, और इन मतलब में, यानी इन दिस अप्रोच, इस दृष्टिकोण में द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मीनिंग सिचुएशन, यानी एक शिक्षक से, एक टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसी स्थिति, सार्थक स्थिति क्रिएट करे, बनाए, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या हो, मीनिंगफुल हो। तो ये किससे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो एक टीचर से। तो पहला लाइन कहता है द टीचर इज एक्सपेक्ट टू क्रिएट मीनिंग सिचुएशन that makes the teacher work interesting and the students are able to learn the structure very well। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका जो दृष्टिकोण है, इसमें एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करे, क्योंकि अगर वो मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करता है तो एक शिक्षक के लिए जो भी वो उसका वर्क होता है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। जब इंटरेस्टिंग, यानी जो खुद इंटरेस्टिंग क्यों बनाता है, क्योंकि जब एक शिक्षक कुछ भी पढ़ाता है और जब बालकों को समझ में आने लगेगा तो उसको पढ़ाने में उतना दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले जो शिक्षक है उस पे जो उसको वर्क करना चाहिए कि किस तरीके से एक मीनिंग, कह सकते हो, मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, मीनिंगफुल सिचुएशन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि that makes the teacher's work interesting and the student are able to learn the structure approach very well। यानी जब टीचर, जब उसके वर्क क्या होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, तो जो भी स्टूडेंट सीख रहे होंगे तो बहुत ही आसानी के साथ उसको सीख सकेंगे। क्लियर। तीसरा जो आपका है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि फ्रेंड्स हमने कल आप सभी को बताया था कि इसका जो सिद्धांत होता है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पीच, यानी इसका जो सिद्धांत होता है किस में सबसे ज़्यादा फोकस करता है, तो स्पीच पे, यानी भाषण पे, उसके बाद लिखने पे, क्योंकि सबसे पहले जो टीचर होता है वो ऑरली यानी मौखिक रूप से बोलता है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको सुनते हैं, फिर लिखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस ड्रिलिंग के माध्यम से करते रहते हैं। जो है आपका तीसरा टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, यानी भाषण का महत्व। इन द लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज स्पीच इज मोर इम्पोर्टेंट दैन रीडिंग एंड राइटिंग। यानी यहाँ पे कह रहा है कि भाषा के सीखने में यह आप कह सकते हो कि यह पढ़ने और लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या, तो स्पीच, इन द लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज स्पीच इज मोर इम्पोर्टेंट देन, यानी उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग आता है। द रीजन इज दैट लैंग्वेज इज लर्नड ओनली फर्स्ट, the speech becomes the basis for the acquiring other skill like reading and writing. In structural speech is given more importance। यानी सिंपल, बस कुछ नहीं याद आप सभी को करना है, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, यानी अगर आप कोई भाषा सीख रहे हो तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है, सबसे ज़्यादा जिसको स्थान दिया जाता है, स्पीच को दिया जाता है, भाषा को दिया जाता है। यानी सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक को आप ऑरली बोलेंगे, उसके बाद आप पढ़ने और लिखने पर जाएंगे। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, बस इतना याद कर लीजिएगा। इन स्ट्रक्चरल स्पीच इज अ गिवन मोर इम्पोर्टेंस। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इन स्ट्रक्चरल स्पीच इज अ गिवन मोर इम्पोर्टेंस। क्लियर। अब देखिए फोर्थ जो है, टीचर लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट इट, यानी जो एक शिक्षक होता है किस पे, लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट इट, यानी कह रहा है कि द एम्फसाइसिस शुड बी ऑन टीचिंग the language, its principle and its usage and not about the language। यानी जो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो कोई सेकंड लैंग्वेज सिखा रहा है तो उस भाषा पर नहीं जोर देना चाहिए, उस भाषा पर नहीं जोर देना चाहिए, बल्कि जो भी उसके प्रिंसिपल है, क्या उसकी यूसेज है, ठीक है, किस तरीके से सिखाना चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइजेस यानी जोर देना चाहिए। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, द एम्फसाइजेस शुड बी ऑन टीचिंग द लैंग्वेज, इट्स प्रिंसिपल्स एंड इट्स यूजेस एंड नॉट अबाउट द लैंग्वेज। लास्ट है पुपिल्स एक्टिविटी, ठीक है, यानी आप कह सकते हो विद्यार्थियों की गतिविधि। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू वेरी एक्टिव फॉर लर्निंग द लैंग्वेज, यानी
छात्रों को अगर कोई भी भाषा सीखना है तो उनको एक्टिव सक्रिय रहना बेहद ही जरूरी है। इन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पीपल्स इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस एज अ कंपेयर्ड टू टीचर एक्टिविटी। यानी इस दृष्टिकोण में, इस संरचनात्मक दृष्टिकोण में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है जिस तरीके से एक टीचर एक्टिविटी, यानी जो टीचर पूर्ण रूप से सक्रिय होता है उसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स है उनको भी सक्रिय रहना बेहद ही जरूरी है या महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 5 क्या हो गए, सिद्धांत हो गए। अब इसको आप बहुत ही आसानी के साथ किस तरीके से लिखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी चलिए इसको हम शॉर्टली में बता देते हैं। कल हमने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था, अगर आप वो भी लिख देते हो तो गलत नहीं होगा। देखिए जब मैं पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ तो आप सभी के कमेंट्स होते हैं कि क्या अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि लिख देंगे कि पीपल्स एक्टिविटी, टीचर लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट इट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, तो क्या ये 5 अगर हम इस सिद्धांत में लिख देते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, क्या हमें 2 नंबर मिलेगा या नहीं? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 को लिख देते हो तो 100% कोई भी टीचर हो नंबर कभी काट ही नहीं सकता। आप ये लिख कर ले लीजिए, क्योंकि जितना पॉइंट टू पॉइंट में होता है ना, उतना आप इतना लिख देंगे ना तो जो शिक्षक होगा, जो टीचर होगा, वो सोचेगा इतना क्या, क्योंकि 1 से 2 नंबर का होता है, उसमें लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन को अगर आप याद कर रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट याद करो। इसमें जो पवन सीरीज है इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, तो इसको किस तरीके से याद करना है, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए जैसे ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो सबसे पहले तो आप लाइन लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये तो लाइन आप लिख ही सकते हो ना, यानी कि आप कह सकते हो कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसके निम्न सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट। ठीक, इसके बारे में लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट। उसके बाद सेकंड आप लिख देंगे मीनिंगफुल सिचुएशन। तीसरा लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच। चौथा लिखेंगे टीचर लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट इट। 5वां लिखेंगे पीपल्स एक्टिविटी। अगर आप 5 लिख देते हो तो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से दे दे एक्सप्लेन, यानी जितने भी स्ट्रक्चर है इसको बारी बारी करके बताना है। इसमें किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं आप सभी को बता दें। जैसे यहाँ पे पहला है फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्ट्रक्चरल अप्रोच टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। एक लाइन का है। उसके बाद जो सेकंड है मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी बस एक लाइन लिखना है इन दिस अप्रोच द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मीनिंग सिचुएशन। बस एक लाइन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तीसरा लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, तो यहां से आप लिखना है इन स्ट्रक्चरल स्पीच इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। ठीक है, देन आप लिख सकते हो देन रीडिंग एंड राइटिंग। क्लियर। उसके बाद देखिए फोर्थ लिखा है टीचर लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट इट। देन आप लिख सकते हो द एम्फसाइजेस शुड बी ऑन टीचिंग द लैंग्वेज इट्स प्रिंसिपल एंड यूजेस एंड नॉट अबाउट द लैंग्वेज। जो फिफ्थ है द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू वेरी एक्टिव फॉर लर्निंग द लैंग्वेज। अब बताइए, हमने 5 पॉइंट डिस्कस किया, जिसमें हमने पहला पॉइंट जो आप सभी को लिखने का मेथड बताया, आप उस तरीके से लिखेंगे तब भी आपका नंबर नहीं कटेगा, या आप इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तब भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर याद नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट बस हेडिंग याद कर लो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी जो संरचनात्मक, ठीक है, जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है इसके उद्देश्य क्या क्या है इसके बारे में बताइए। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 3 ही याद करना है। हमने कल भी आप सभी को ये जो उद्देश्य है हमने बताया था। पहले वाला जो है, दूसरे वाला या तीसरा वाला हमने पहले भी आप सभी को बताया, लेकिन क्वेश्चन दिया है तो चलिए एक बार इसको और एक बार रिविजन कर लेते हैं। पहला है कि टू इनेबल द लर्नर्स टू अटेन मास्टरी ओवर एन एसेंशियल, या इसको हम एसेंशियल पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज।
यानी आप कह सकते हो कि शिक्षार्थी यानी जो लर्नर होते हैं को सक्रिय उपयोग के लिए लगभग 3000, ठीक है, मूल शब्दों का एक निबंध शब्दावली पर महारत हासिल करने के लिए सक्षम बनाना है। इसका पहला उद्देश्य हो गया टू एनेबल द लर्नर्स मतलब शिक्षार्थी, द अटेन, ठीक है, मास्टरी मतलब होता है महारत, ओवर एन एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक जरूरी, वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दावली, ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स, ठीक है, यानी जो भी मूल शब्द होते हैं, फॉर एक्टिव यूज, यानी जो भी शिक्षार्थी है, ठीक है, उनको एक निबंध लिखने के लिए कि किस तरीके से कितना उनका जो वोकैबुलरी है। जब हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ा था तो आप सभी को हमने ये भी बताया था कि सबसे पहले जो फोकस करना चाहिए वो स्ट्रक्चर पर, उसके बाद से वर्ड्स, क्योंकि जब उनको वर्ड्स याद होंगे तभी वो क्या करेंगे, किसी भी वर्ड्स या कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा या किसी भी वर्ड्स के थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ एक वाक्य बना सकते हैं या एक निबंध लिख सकते हैं। तो पहला जो आपका लाइन बोला है कि क्योंकि एक शिक्षार्थी, एक लर्नर को इतना सक्रिय बनाना है, इतना महारत हासिल करना है कि किसी भी निबंध को वो बहुत ही आसानी के साथ लिख सके, ठीक है, इसके लिए उसको सक्षम बनाना है। पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा लाइन कहता है कि टू टीच द 4 फंडामेंटल स्किल नेमली ओवर एन एसेशनल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज, यानी 4 मौलिक कौशल सिखाने के लिए 4 मौलिक कौशल कौन कौन से हो जाते हैं, 4 स्किल्स, जिसमें आपका पहला आता है रीडिंग स्किल्स, दूसरा आता है स्पीकिंग स्किल्स, तीसरा आता है राइटिंग स्किल्स और चौथा जो आता है वो आता है आपका लिसनिंग, ठीक है, आई थिंक 4 बोल दिया, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। ये क्या होती है, 4 स्किल्स होते हैं। तो नाम भी याद रखा करिए क्योंकि इस स्किल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो लाइन कह रहा है कि 4 मौलिक कौशल सिखाने के लिए अर्थात सक्रिय उपयोग के लिए लगभग 3000 मूल शब्दों के आवश्यक शब्दावली को पढ़ाना, यानी अगर उनको 4 स्किल्स के बारे में अगर वो अच्छी तरीके से जानेंगे तो इनके लिए 3000 शब्दों की आवश्यकता पड़ती है और उनके लिए सक्षम विद्यार्थियों को बनाना है। उसके बाद तीसरा कहता है टू कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन विथ रीडिंग लेसन, यानी व्याकरण और रचना के शिक्षण को सह संबंधित करना है। तो ये क्या हो गया, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी हमने जो कल आप सभी के साथ डिस्कस किया था ये स्ट्रक्चरल अप्रोच के क्या हो जाते हैं, सिद्धांत हो जाते हैं। तो अगर आप 2 भी याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। To enable learners to attain mastery over an essential vocabulary of about 3000 roots words for active use. Second, to teach the 4 fundamental skills, namely over an essential vocabulary of about 3000 roots words for active use. तो 2 भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि राइट द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी अगला जो क्वेश्चन है कि व्याकरण अनुवाद विधि के कुछ लाभ लिखिए। एडवांटेज मतलब होता है क्या, लाभ। ग्रामर ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, व्याकरण विधि। राइट मतलब लिखना, द फ्यू मतलब कुछ, मेथड मतलब विधि, यानी व्याकरण अनुवाद विधि के कुछ लाभ लिखिए। और वैसे अगर हम सिंपली कहें कि व्याकरण अनुवाद विधि के क्या लाभ होते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है आप वही लिखेंगे, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आपको हिंदी में पता है कि ग्रामर का यूज यानी क्या होता है, व्याकरण होता है। व्याकरण क्या होता है, तो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने का जो भी नियम होता है इसमें बताया जाता है कि कहाँ पे कर्ता, कहाँ पे क्रिया, कहाँ पे कर्म, किस तरीके से वर्तमान, भविष्य, ये सब कुछ हमें इसी के थ्रू पता चलता है, ठीक है। और ग्रामर के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा वाक्य सही है। तो ये हम क्या करते हैं, पूरा मतलब स्पष्ट रूप से इसके बारे में हमको पता चलता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है क्या नहीं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो कह रहा है कि इट एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड बिटवीन द फॉरेन सिंबल एंड द नेटिव वर्ड। देखिए सबसे पहला जो वर्ड है इस पे फोकस कीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। एस्टैब्लिशेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है स्थापित, ठीक है। फॉरेन सिंबल मतलब होता है विदेशी चिन्ह। नेटिव वर्ड मतलब होता है, आप कह सकते हो मूल शब्द। यानी ये क्या करता है, एस्टैब्लिश मतलब क्या होता है, स्थापित करना। यानी ये क्या करता है, यहाँ पे फॉरेन सिंबल यानी विदेशी प्रतीक,
ठीक है, ये जो है विदेशी प्रतीक और नेटिव वर्ड यानी जो मूल शब्द होता है उस इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक बॉन्डिंग बॉन्ड यानी स्थापित करता है, एक दूसरे के बीच में क्या करता है, स्थापित करता है, ताकि वो आपके जो स्मृति है स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो लाइन कहता है इट एस्टैब्लिशेस ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड बिटवीन द फॉरेन सिंबल एंड द नेटिव वर्ड। सिंपल याद रख सकते हो कि फॉरेन सिंबल एंड द नेटिव वर्ड के बीच में क्या करता है, ये बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ताकि जो भी आपका जो मेमोरी है, स्मृति है, ये मजबूत बन सके। इन दोनों के बीच में क्या करता है, इन दोनों को एक दूसरे को बॉन्डिंग करता है, स्थापित करता है। अब देखिए सेकंड जो कहता है इट इज क्लेम्ड टू बी द स्पीडेस्ट एंड सोरेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ वेस्ट वेकेबलरी। यहाँ पर देखिए स्पीडेस्ट का मतलब होता है तीव्र। यहाँ पर जो आपका एक और वर्ड है जो कि महत्वपूर्ण है, सोरेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर बहुत सारे मतलब होता है, मतलब इसके अर्थ हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा कि क्या होता है कि सबसे सुरक्षित। ठीक है, इस तरीके से सुरक्षित और प्रोड्यूसर ऑफ बिल्डिंग अप अ वास्ट वेकेबलरी, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि यह सबसे तेज और सबसे सुरक्षित प्रक्रिया होने का दावा किया जाता है। क्या? ग्रामर। क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें कोई त्रुटि होने का चांसेस, क्योंकि अगर आपने व्याकरण अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं रहता है। तीसरा क्या कहता है, इट अवॉइड्स अम्बिग्यूटी, मतलब होता है आपका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है अस्पष्ट। अम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्टता। Regarding vocabulary and grammar, the learner gets mastery over the vocabulary, which ultimately leads the perfect understanding. यानी सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें जो फर्स्ट लाइन कह रहा है कि इट्स अवॉइड्स ambiguity regarding vocabulary and grammar, यानी यह शब्दावली और व्याकरण के बारे में अस्पष्टता से बचाता है। क्लियर? The learner gets mastery over the vocabulary, यानी आप कह सकते हो which ultimately leads to perfect understanding, यानी जब आप शब्दावली में महारत हासिल कर लेते हो तो आप कह सकते हो which ultimately, ठीक है, यानी अंततः वह पूर्ण रूप से समझ की ओर ले जाती है और आप बहुत ही आसानी के साथ उसको समझ सकते हो। तो ये क्या है, इनके उद्देश्य है। देखिए फोर्थ पॉइंट भी है, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ये जो सीखने पर आधारित होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये क्या हो गए, ग्रामर पर आधारित, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन है इसके क्या क्या लाभ है। तो इस तरीके से ये 3 से 4 लाभ है जिसको आप याद कर सकते हो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और 1 से 2-3 लाइन है, याद कर सकते हो। इट यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड बिटवीन द फॉरेन सिंबल एंड द नेटिव वर्ड। इतना याद अगर आप नहीं कर पाते हो तो सिंपल लिख देना कि यहाँ पे इट जो आपका ग्रामर यहाँ से, ठीक है, द फॉरेन सिंबल एंड द नेटिव वर्ड, यानी एक दूसरे से जोड़ता है, या सिंपल इस तरीके से लिख सकते हो, इट एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड बिटवीन द फॉरेन सिंबल एंड द नेटिव वर्ड। सेकंड लिख सकते हो, इट इज क्लेम टू बी स्पीडेस्ट एंड सोर्स प्रोड्यूसर ऑफ बिल्डिंग अप अ वास्ट वोकैबुलरी। थर्ड भी लिख सकते हो, इट अवॉइड्स ambiguity regarding vocabulary and grammar. The learner gets mastery over the vocabulary which ultimately leads to perfect understanding. तो इसको तो याद ही करना होगा क्योंकि ये पहले से ही पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जा रहा है गिव सम मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि, ठीक है, कि जो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, यानी क्या क्या गुण है। एक होता है मेरिट और दूसरा होता है डीमेरिट्स। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है मेरिट्स। तो फ्रेंड्स इसको आज यहीं तक हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास 10 बजे की है। ठीक है, तो आज हमने जो जाना कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, जिसमें हमने जाना फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट,
मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल सिचुएशन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, टीचर लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट इट। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे स्ट्रक्चरल अप्रोच के। उसके बाद से हमने जाना कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के क्या क्या उद्देश्य है, जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट जाना। फिर हमने तीसरा जो क्वेश्चन जाना, राइट द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी जो अनुवाद विधि है इसके क्या क्या लाभ है। तो आई होप कि आपको तीनों बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।